वो हमारे हाथ आने से पहले मरा गया तो बड़ा नुकसान होगा। यह हशर होता है मेरी बात का। सुल्तान शाह चंद सानियों के सुकूत के बाद बोला। गधों और खच्चरों के जिक्र में मेरी बात अधूरी रह गई। तो अब किसी को फिक्र ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा था। हाँ, तुम कान हिलाने वाले की बात कर रहे थे। मैंने उसकी पुश्त पर हाथ फेर कर कहा, मेरे जानने वालों में से कई लोग कान हिलाने वाले मिल चुके हैं। इन्हें सागा से मिलवाने वाला शख्स बनारस चौक पर रहता है। आजकल उसे ऐसे नीम तालीम याफ्ता लड़कों की तलाश है जो मुफ्त में यूरोप और अमेरिका सैर करने की शौकीन हो। ऐसे लड़कों को हर फेरे के लिए 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मंशियात की स्मगलिंग का यह बहुत फरसूदा और रवायती तरीका है। मैंने कहा, तो क्या अब इस बारे में इस कदर खुलकर काम होने लगा है? क्या हर शख्स को इन बातों का पता है? सारा काम बहुत राजदारी से हो रहा है। पहले बनारस चौक वाला लड़कों की देखभाल करता है। गिने चुने लड़कों को कान हिलाने वाले से मिलाया जाता है जो अपने इत्मीनान के बाद शराइत तय करता है। सारी बातें महदूद हल्कों के सीना गजट में चल रही हैं। मुझे तो इत्तफाकन ही ये सब मालूम हो गया। मेरे दोस्तों को मालूम है कि मैंने ट्रांसपोर्ट की लाइन छोड़ने के बाद काफी दिन यूरोप में गुजारे हैं। वो मुझसे वहां के बारे में जानना चाह रहे थे और यूं बात से बात खुलती चलेगी। मुझे क्या मालूम था कि इसी का नाम सागा है। लड़कों में वो बास के नाम से मशहूर है। अजीब इत्तेफाक है कि कल तुमको जहांगीर से सागा के बारे में मालूम हुआ और कल ही सुल्तान शाह को अपने दोस्तों से उसके मुतालिक पता चला। अव्वल खान बोला, वैसे हम इसे ढूंढते रहते तो महीनों भी शहर में उसका खोज नहीं मिलता। बाजुकात ऐसे इत्तफाकात कमाल दिखाते हैं। ये कहकर अव्वल खान उठा और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए सुल्तान शाह के कमरे में चला गया। इसे गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि फोन की घंटी बज उठी। वीरा से पहले मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से अव्वल खान का आदमी बोल रहा था। मेरी आवाज सुनकर वो चौंका था। मैं डैनी बोल रहा हूँ, तुम्हारा चीफ बाथरूम में है, क्या रिपोर्ट है? हमारा मतलूबा आदमी सिविल अस्पताल में लावारिस पड़ा हुआ है। इसे एक मुनहनी सा बर्मी शख्स एम्बुलेंस में लाया था। उसने कहा कि इसकी मालकिने अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचने वाली थी। काफी देर तक कोई नहीं आया तो वो मुनहनी शख्स भी गायब हो गया। साका सख्त तकलीफ में है। यह गोली उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती हुई कमर में घुसी है। डॉक्टरों का कहना है कि गोली न निकाली गई तो जख्म रीढ़ की हड्डी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सागा तुम्हारी तहवील में है या अस्पताल के कब्जे में है? मैंने पूछा। वो उठने बैठने से माजूर हो चुका है। गोली निकालने के बाद भी उसे कई रोज अस्पताल में रहना होगा। हम लोगों से लेकर आए तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस आ चुकी है लेकिन हमने इन्हें अलग रहने पर आमादा कर लिया है। पुलिस वालों को बता दो कि निपेर रोड की छमिया और डेरेदारनी को तलाश करके सागा के बारे में बाज पुरस करें। डॉक्टरों से कहो कि तुम अपने तौर पर इसका ऑपरेशन करवाओगे और इसे उठा लाओ। वो खतरनाक मुजरिम है। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। इसे 1 घंटे के अंदर अंदर स्टेशन 4 पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, इसे मकबूलाबाद के वीरान मकान में ले जाओ, हम वहीं पहुंचते हैं। मैं इस मकान से वाकिफ नहीं हूं। उसकी मुआज़त खाना आवाज उभरी। तुम तीनों में से कोई एक इस मकान में रह चुका है। चंद रोज पहले भी एक कैदी वहां रखा गया था। इसी वक्त अव्वल खान आ गया। उसकी इस्तफसार तलब निगाहें मेरे तरफ उठी हुई थी। तुम्हारा आदमी है, मैं हदायत दे चुका हूँ। यह कहकर मैंने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कौन बोल रहा है? अव्वल खान ने माउथ पीस में दबंग आवाज में पूछा। ठीक है। अपने आदमी की बात सुनकर उसने कहा, वही करो जो डैनी ने बताया है। इस पर अमल करने में तुम्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। बस हम आधे घंटे में वहां आ रहे हैं। कदर तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। अब बताओ कि तुमने इससे क्या कहा है? फोन बंद करने के बाद अव्वल खान ने मुझसे पूछा। अव्वल खान को यह जानकर खुशी हुई कि गोली ने सागा की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाकर मफलूज कर दिया है। ऐसी हालत में वो मुजाहमत या फरार की कोशिश नहीं कर सकता था। वाकयात और मुज़ाकरात से गजाला ने हमारी रवानगी का अंदाजा लगा लिया था। वैसे भी अव्वल खान को वहां आए काफी देर हो चुकी थी। गजाला ने आमलेट और पिछले दिन का बचा हुआ सालन वगैरह यकजा करके खाने की मेज लगा थी। मेज पर अव्वल खान ने मेरे साथ जाकर सागा से बाजपुरस करने का इरादा किया तो वीरा बोल उठी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैंने अपनी आंखों से उसके हिलते हुए कान न देखे तो शर्त मनसूख समझो, फिर तो मुझे भी जाना होगा। सुल्तान शाह ने लुकमा निकल कर कहा, शर्त मेरी लाई हुई खबर पर लगाई गई है, फिर तुम लोग ही चले जाओ, मैं घर पर आराम करूंगा। मैंने चल कर कहा, यह ठीक है। वीरा इत्मीनान से बोली, बाजार हुस्न की सैर के बाद तुमको आराम की जरूरत है। अपने हिस्से की सारी भाग दौड़ तुमने सुबह ही पूरी कर ली है। अब हमें भी घर से निकलना चाहिए। थोड़ी सी तलखी और नोक-झोंक के बाद सुल्तान शाह अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। तय ये पाया कि हम दोनों के साथ वीरा भी सागा की जियारत के लिए जाएगी ताकि अपनी आंखों से उसके कानों का मुशाहिदा कर सके। सिविल अस्पताल से मकबूला आबाद का फासला ज्यादा तवील नहीं था। हम सब इस सागा के मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की ख्वाहिश रखते थे ताकि शाम होने तक रास अलमेडा के खिलाफ किसी भरपूर कार्रवाई का फैसला किया जा सके। खाने से फारिग होते होते भी काफी वक्त गुजर गया। हम तीनों घर से निकले तो 2:30 बज रहे थे। हम तीनों ने सफर के लिए अव्वल खान की जीप का इंतखाब किया था। रास्ते में मैंने कहा, सागा बहुत सख्त चान आदमी है, हम आसानी से उसकी जुबान नहीं खुलवा सकेंगे। इसकी महबूबा ने उसे जख्मी करके हमारा काम शायद आसान कर दिया है। अव्वल खान ने कहा, रीढ़ की हड्डी जख्मी होने के बाद वो उम्र भर की माजूरी की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस जख्म ने उसके खासे कसबल निकाल दिए होंगे। बासपुर के बाद उसका क्या अंजाम सोचा है तुमने? वीरा ने सवाल किया। मैं बेमकसद खून रेजी का कायल नहीं हूं, लेकिन जो लोग मुआशरे पर बोझ
और दूसरों की जिंदगियों के लिए खतरा बन रहे हों, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अव्वल खान ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, वो मार दिया गया तो उसे लोग जल्द ही भूल जाएंगे। मासूरी की हालत में जिंदा रहकर वो उम्र भर दूसरों के लिए इब्रत का सामान बना रहेगा। मेरा ख्याल है कि इसका जख्म बिगाड़ के इसे कहीं फेंक दिया जाए, ताकि वो जिंदगी भर अपने हमदर्दों को हमारे जुल्म और सितम की कहानियां सुनाता रहे। मैंने तन से कहा, यह भी एक नुक्ता है। वीरा फौरन ही कायल होगी। हमें अपने तहफ्फुज का भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी देर में हम शाहराह फैसल से दाहिनी तरफ के सर्विस रोड पर उतरकर नादरा के खैर आबाद मकान की तरफ जा रहे थे। इस पतली सी सड़क पर दो तरफा ट्रैफिक और बेतुकी पार्किंग की वजह से छोटे से हिस्से में हमारी रफ्तार बहुत कम रही। इस भीड़ से निकलते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अव्वल खान के आदमी उसकी गाड़ी ही को नहीं, गाड़ी के इंजन की आवाज को भी अच्छी तरह पहचानते थे। गाड़ी पहुंचने से पहले फाटक खोल दिया गया था। अव्वल खान अपनी जीप को पार्किंग के लिए मकान के बगली रास्ते पर दूर तक लेता चला गया। सरकैदी बहुत घबराया हुआ है। जीप से उतरते ही दूसरे आदमी ने एक ओर से नमदार होकर अव्वल खान को रिपोर्ट दी। हमने तशद्दुद और काट पीट के आले जमा करके उसका मोराल बहुत डाउन किया हुआ है। शाबाश, अव्वल खान ने उसकी पेट पर थपकी देकर कहा, और हम तीनों इमारत की तरफ बढ़ गए। सागा हमारा बेजर कैदी था, इसलिए तीसरा आदमी हमें तहखाने की सीढ़ियों पर मिला और अव्वल खान ने उसे वहीं से ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर भेज दिया। तहखाने में से सागा की हल्की हल्की कर्बनाक आवाजें आ रही थी। वो इसी बिस्तर पर चित पड़ा था जिस पर पहले जेफ मिलर और फिर सखी मुराद ने कुछ वक्त गुजारा था। हमने इन दोनों कैदियों को जिंदा रुखसत किया था, मगर इनका अंजाम बखैरियत नहीं हो सका। जेफ मिलर रास अलमेडा के अताब का निशाना बनकर जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया गया। सखी मुराद को रास अलमेडा के आदमियों ने बम्बों से उड़ा दिया। कदमों की चाक पर सागा ने अपनी गर्दन को खफीफ सा घुमाकर हमें देखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। शायद गर्दन को ज्यादा घुमाना उसके बस से बाहर था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक मोहरे बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे में बैठे हुए होते हैं और एक मोहरे की जुम्बश पूरी हड्डी पर असर अंदाज होती है। कौन है? वो हमारे करीब पहुंचने का इंतजार किए बगैर हज़ियानी आवाज में तकरीबन चीख पड़ा, डैनी के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने पेशकदमी जारी रखते हुए कहा, तुम क्यों मेरी जान कर रोक बन गए हो? निगाहें चार होने पर वो रो देने वाली आवाज में बोला, तुम चले जाओ, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं उम्र भर तुम्हारा रास्ता नहीं काटूंगा। सुबह के जरबाज से इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे पकड़ो और रास अलमेडा के पास ले जाओ। मैंने उसके सामने पहली बार रास अलमेडा का नाम लेकर सफाकाना लहजा में कहा, मैं तुम्हारी लॉटरी हूं, दौलत, ताकत और इख्तियार की लॉटरी। वो यहूदी दहशतगर्द जो आज 2 तिलाई सिक्कों पर नुकरी आंखें लिए फिरता है, उससे मदद मांगो। वो तुम्हें आईमैन बनाने वाला है। मैं सुबह भी निहत्ता था और इस वक्त भी खाली हाथ से आया हूँ। आ सके तो मेरा कुछ बिगाड़ दो। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और मुझसे नजरें चुराकर छत के आईनी कुंडे से झूलती हुई मैली रस्सी को देखने लगा। फिर बोला, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सुबह मैंने तुम पर 2 गोलियां चलाई थी। कुदरत ने मुझे खुद ही सजा दी थी। कुदरत का नाम मत लो। मैंने उसकी बात काट कर दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हें यह सजा शमिया ने दी है, मेरा हिसाब बाकी है। अव्वल खान मेज पर से दोहरी धार वाला खंजर लेकर उस पर उंगलियां फेर रहा था। वीरा इब्तिदा से तहय्युर ज़दा नजरों से सागा के हिलते हुए कानों को घूरे जा रही थी। लबों की जुम्बिश के साथ उसके कान ऊपर नीचे हिल रहे थे। तुम्हारी बचत की सिर्फ एक ही सूरत है। अव्वल खान अपना वजनी जूता बिस्तर पर रखकर सागा पर झुक गया। उस खंजर की नोक सागा के नरखरे पर टिका दी थी और कह रहा था, अपने सुपराई मैन का पता बता दो। रास अलमेडा मिल जाएगा तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, वरना सबसे पहले तुम्हारे हिलते हुए कान काट डाले जाएंगे, फिर बारी बारी दूसरे आज़ा अलग करके चील कव्वों को डाले जाते रहेंगे। तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वो कुछ नहीं बोला, बिस्तर पर पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। इसने अपनी आंखें मूंद ली थी। इसके मुरझाए हुए बंद पपोटों के नीचे पुतलियों की हरकत साफ नजर आ रही थी। वो यकीनन किसी गहरी सोच में था। चंद सेकंड यूं ही गुजर गए, उसकी हालत में कोई तब्दीली रुनमा नहीं हुई तो अव्वल खान ने दाहिने हाथ से उसके बाल चकड़ कर उसकी गर्दन को कई झटके दिए। उसकी चीखें निकल गईं, उसकी आंखें खुलकर फैल गई थीं, चेहरा तारीख होकर पसीनों में नहा गया था। मैं नहीं जानता, मैं किसी रास अलमेडा को नहीं जानता। वो हाँपते हुए रुक रुक कर कह रहा था। इस खुले झूठ पर मेरा खून खौल उठा और मैंने सरहाने जाकर उसके जबड़े पर एक मुक्का चढ़ दिया। दांत टूटने की आवाजों के साथ ही उसके थाने की गोशी से खून बह निकला। फिर उसने गर्दन हिलाए बगैर टूटे हुए दांत अपने सीने पर थूकने शुरू कर दिए। मेरा मुक्का खाने पर उसके हल्क से गैर इरादी तौर पर गुराहट जरूर निकली थी, मगर वो चीखा नहीं था। उसे असल तकलीफ ऐसी जुम्बुशों से हो रही थी जिनसे रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता हो। इसे छत से उल्टा लटकाने का बंदोबस्त करो, मैंने अव्वल खान से कहा, और लटकाकर इसे इस वक्त तक झुल्लाते रहो जब तक यह हर बात न उगलते। आज मैं इसकी रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा तोड़ दूंगा। ठहरो। अचानक वीरा सर्द आवाज में बोली और मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। तशद्दुद से पहले मुझे इससे बात करने दो, वो कह रही थी। हो सकता है कि ये मेरी बात समझ सके। सागा ने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाकर खामोशी से वीरा की तरफ देखा और फिर देखता ही रह गया। मैं अव्वल खान का हाथ थाम कर चंद कदम पीछे सर गया ताकि सागा हमें न देख सके। रास अलमेडा को तुम कितने अरसे से जानते हो? चंद सानियों बाद वीरा ने पूछा। 3-4 महीने से। सागा किसी सहर ज़दा मामूल की तरह मशीनी अंदाज में बोल पड़ा। इसकी वो तब्दीली मेरे लिए हैरान कुन थी। वीरा ने उसके साथ नरमी बरतने का जो नफ्सियाती फैसला किया था वो कामयाब रहा था और मैं इसे बरसों से जानती हूँ।
अगर तुम कभी शी में रहे हो तो तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैं वीरा हूं और कभी ब्लैक क्वीन कहलाती थी। तुम्हें मेरी बात का एतबार करना चाहिए कि राज सलमैंडा बहुत खुदगर्ज है और मोजी है। तो तुम वीरा हो? वो हकलाया। अजियत से उसकी आवाज के जज्बाती नशीबो फराज मालूम हो चुके थे, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि वीरा के बारे में जानकर उसे हैरत हुई थी। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के मकान में शायद मारून तुम्हारे सामने मारा गया था। वो बरसों से राज सलमैंडा का चाहता था। वह हर एक के साथ यही करता है, बड़े बड़े लालच देकर अपने काम लेता है और अफादियत खत्म होती मार डालता है। सिल्वर आई देने का वादा करके वो तुम्हारे साथ यही खेल खेल रहा है क्योंकि उसे डैनी की जरूरत है। मारून ने नशे में उसे बास्टर्ड कहा था। सागर ने लरजती हुई आवाज में कहा, यह बदतरीन गलती थी उसकी। मैं उसके लिए कुछ और ही कर रहा हूँ। डैनी की बात बाद में आई है। ये उसकी मक्कारी है। मुझे मालूम है कि हेरोइन की खरीदारी और स्मगलिंग के लिए वो तुमसे मिल बैठा था। ये तुम्हें फांसने का एक बहाना था। मुझे ये भी मालूम है कि बनारस कॉलोनी का नजीब खान तुम्हारे लिए कैरियर तलाश करता है और तुम 10,000 रुपए मुआवजे और मुफ्त की सैर के बहाने से नौजवान लड़कों के जरिए हेरोइन बाहर स्मगल कर रहे हो। तुम बहुत कुछ जानती हो। मेरा और उसका असल मुआहदा यही है। वो वीरा के सामने बिल्कुल मोम होकर रह गया था। मैं डैनी से बहुत ज्यादा बाखबर हूं। तुम्हें राज सलमैंडा के इंतकाम से दहशत ज़दा होने की जरूरत नहीं। वो जिमी लॉयड को कत्ल करके एक साजिश से सुपरआई मैन बना है। उसे मार लूंगी तो मैं इसकी जगह ले लूंगी। मेरा वादा है कि अगर वो दिन आया तो तुम व्हील चेयर पर भी मेरे करीबी साथियों में शामिल होगे। इसे मारना इतना आसान नहीं है। वो अपने दहाने में जमा हो जाने वाला खून थूक कर बोला, तुम सिर्फ इसका पता बता दो। कल का सूरज निकलने से पहले उसकी लाश तुम्हारे सामने होगी। तुम औरत के इंतकाम से वाकिफ नहीं हो। वो दरिंदगी पर उतरती है तो सबको पीछे छोड़ देती है। मेरे वजूद में अपने बाप के खून का इंतकाम एक अलाव बनकर देख रहा है। इसे सर्द किए बगैर मुझे चैन नहीं मिल सकेगा। नादिया कहाँ है? वो वीरा से अचानक ही एक गैर मुताल्लिक सवाल कर बैठा। वह अस्पताल में भी नहीं आई थी। तुमने उसे लाख नादिया बनाना चाहा, लेकिन अंदर से वो छमिया ही है। तुम्हें अस्पताल भेजने के बाद गिरफ्तारी के डर से अपने पुराने मोहल्ले में जा चुकी है। बाजारी औरत कभी किसी की नहीं होती। पैसा स्प्रिंग बनकर उसे अपनी तरफ खींचता है। स्प्रिंग कमजोर पड़ते ही वो अपनी असल की तरफ लौट जाती है। वो तुम्हारी खिदमत क्यों करे? तुम माजूर हो गए या मर गए तो उसका क्या बनेगा? इसकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि तुम छमिया से भी मिल चुकी हो। इस बार उसने भी नादिया को छमिया कहा था। उसी ने बताया था कि एम्बुलेंस तुम्हें सिविल अस्पताल ले गई है। वीरा ने संजीदगी के साथ कहा, फिर अपने मौजू की तरफ लौटते हुए बोली, तुमने अभी तक राज सलमैंडा का पता नहीं बताया। मुझे उसका पता नहीं मालूम। उसकी आवाज यक बयक कमजोर पड़ गई। कोई फोन नंबर, कोई निशान, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही। तुम मुझसे राब्ता कैसे कर सकते हो? सच बताओ कि तुमने डैनी को मेरे ऊपर तशद्दुद करने से क्यों रोका है? ये कहते हुए उसने अपनी गर्दन वीरा की तरफ मोड़ने की गैर इरादी कोशिश की और उसके बेसाख्ता चीख निकल गई। तुम्हारी हालत पहले ही खराब है। मरते हुए को मारना मर्दानगी नहीं होती। मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? सख्त अजियत के बावजूद उसके जहन की कोई रग भड़क उठी थी। डरावने और काबिल रहम। वीरा ने अनजान बनकर मासूमाना सादगी से कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है। डैनी और इसका साथी कहाँ है? सागा को एकदम हम दोनों का ध्यान आ गया। हम पहले ही इसकी निगाहों की रसाई से दूर थे। वीरा ने इत्मीनान से कहा, शायद वो मेरी मुदाखलत पर नाराज होकर बाहर चले गए हैं। तुमको इनकी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी और अव्वल खान की निगाहें चार हुई और फिर झुक गईं। हम दोनों ही वीरा और सागा की गुफ्तगू के मानी के पेचोखम पर हैरान रह गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सागा जैसी अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला कोई तड़पता हुआ शख्स अपनी तकलीफ को भूलकर यूं जिंदगी के जमालियाती पहलुओं के बारे में भी सोच सकता था। मगर मिसाल मेरे सामने मौजूद थी। सच्ची है कि इंसान रूए जमीन की ऐसी पेचीदा तरीन मखलूक है जो किसी भी वक्त कोई रूप धार सकती है। उनके कदमों की आवाज नहीं आई। वो कब बाहर चले गए? सागा पूछ रहा था। उसके सवाल से यहाँ था कि बदतरीन अजियत में मुब्तला होने के बावजूद वो अपने गिरदो पेश से गाफिल नहीं था। वो टहलते हुए इसी वक्त चले गए थे। तुमने बातों में ध्यान नहीं दिया होगा। वीरा की आवाज में लमा बलमा नरमी और लोच पैदा होता जा रहा था। सीढ़ियां चढ़ने के मुकाबले में वैसे भी उतरे हुए ज्यादा शोर होता है। तुमने हमारे आने की आवाजें सुन ली, लेकिन इनके जाने की हल्की आवाजें इसलिए फरामोश कर बैठे। उसके होंठों से एक बेसाख्ता करा निकली। फिर वो बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे अच्छी लग रही हो। हुस्न बचपन ही से मेरी कमजोरी रहा है। हुस्न को जहां भी देखूं अपनाने के लिए तड़प उठता हूँ। चमियाई के ले लो, वह बहुत हसीन है। बाजार में रहती थी, लेकिन फूल कीचड़ में हो या किसी खूबसूरत गमले में, वो खिलता है तो फूल ही रहता है। मैंने शमिया को खाक से उठाकर तख्त पर बिठा दिया, लेकिन तुम ठीक ही कहती हो। मेरी कोशिश शमिया को नादिया नहीं बना सकी, मगर मुझ पर बुरा वक्त आते ही वो मुझे छोड़कर अपनी जान बचाने की फिक्र में पड़ गई। उसे यह भी याद नहीं रहा कि मैंने अपने दुश्मन को जेरी कर लिया था और उसने मेरी पुश्त पर गोली चलाकर मुझे इस हाल को पहुंचा दिया है। डैनी को नीचा दिखाने वाला इस वक्त शमिया के हाथों मफलूज होकर अपने बिस्तर पर कैदी बन चुका है। तुम बहुत बोल रहे हो, काम की चंद बातें बताकर सोने की कोशिश करो। मैं डैनी वगैरह को अपने साथ लेकर वापस चली जाऊंगी और किसी काबिल सर्जन से तुम्हारे ऑपरेशन की बात करूंगी। वीरा की आवाज की नरमी लगावट में बदल गई थी। तुम बहुत अच्छी हो। मुतबादल फिक्रा न सूझने पर उसने अपनी कही हुई बात दोहराई। तुमसे बातें करते रहने को दिल चाह रहा है।
काश हम एक दूसरे के दुश्मन ना होते, हमारी दोस्ती हो सकती। हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वीरा ने तेजी से कहा। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, रास अलमेंडा से है। मैं उससे इंतकाम लूंगी और तुम सेहतियाब हो जाओ तो हमारे दरमियान दोस्ती भी हो सकती है। सागा के खून आलूद और मुतवर्रम होठ कदरे फैलते हुए नजर आए। शायद वो वीरा के हौसला अफजा जवाब पर खुश होकर मुस्कुराया था। उसने कहा, और डैनी, वो तो मेरे खून का प्यासा हो रहा है। वो जंगली और तेज मिजाज का मालिक है। वो तुमसे रास अलमेंडा का पता मेरे लिए ही पूछ रहा था। तुम्हारे इनकार पर उसे गुस्सा आ गया। वो मेरे लिए काम करता है। तुमने देखा नहीं कि मेरे डांटते ही वो धूम दबाकर पीछे हट गया था। मेरी मर्जी के खिलाफ वो तुमको देख भी नहीं सकेगा। रास अलमेंडा कहता है कि तुम दोनों दोस्त हो, एक दूसरे से मिले हुए हो। हकीकत मैंने तुम्हें बता दी, दोस्ती और मुलाजमत में बहुत फर्क होता है। रास अलमेंडा इस फर्क को नहीं समझता तो ना समझे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी मर्जी के मालिक हूं। तो ये गलत है कि तुम डैनी से मोहब्बत करती हो। सागा ने वीरा की दुखती रग छेड़ती। गलती नहीं, यह बकवास है। वीरा बिफर कर बोले, मुलाजिम से कौन सी औरत मोहब्बत कर सकती है? और फिर डैनी शादीशुदा है, वो अब मुझे अपना खिलौना बना सकता है, तहफ्फुज का साया फराहम नहीं कर सकता। काश तुम्हारी कही हुई बातें दुरुस्त हों। इसकी आवाज में हसरत से मटाई। मैं कितना खुश नसीब हूं कि एक कारी जख्म खाने के बाद भी तुमसे बातें कर रहा हूं। ये बातें में रुए रुए में सुकून की लहरें दुड़ा रही हैं। तुम मुसलसल बोले जा रहे हो। वीरा ने अपना यसू से डांटा। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। हमारी दोस्ती में जरा सी बेतकल्फी हो सकती है ना? उस ठीक ने पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त कर रहा था। दोस्ती का मफहूम बहुत वसी होता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सेहतमंद होने के बाद। ईमानदारी की बात है कि मैं एक मफलूज बॉयफ्रेंड का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वैसे मुझे खुद भांत भांत के मर्दों से दोस्ती करके अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये कड़वा सच बोलकर तुमने मुझे अपनी सच्चाई का यकीन दिला दिया है। दोस्त तो फिर दोस्त होता है। औरत शायद मफलूज शौहर तक को ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी दोस्ती की आरज़ू मुझे बहुत जल्द सेहतमंद कर देगी। तुम्हारी सेहतमंदी के साथ रास अलमेंडा पर मेरी फतह भी बहुत जरूरी है। वो तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें उसकी कमीनगाह का पता तो नहीं बता सकता। इसका फोन नंबर मुझे याद है, वो दे दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी नरमी और मोहब्बत का जवाब है। यानी मेरे बदन का रेशा रेशा भी उधेड़ डालता तो मुझसे ये नंबर नहीं उगलवा सकता था। दुश्मन के लिए ये शाख टूट सकती है, झुक नहीं सकती। तो मुझे बातों में उलझाए चले जा रहे हो। वीरा ने उसका फैला हुआ हाथ थाम कर शिकवा किया। सागा ने वीरा का नर्म हाथ अपनी हथेली में लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बताता चला गया। मैंने वो नंबर सिगरेट के पैकेट पर लिख लिया। वो इसी इलाके का नंबर मालूम होता था। ये जान का फोन नंबर है। वो कह रहा था, मेरा कोड सुनकर वो रास अलमेंडा को फोन पर बुला लेता है। और तुम्हारा कोड क्या है? वीरा ने इठला कर पूछा। उसका हाथ सागा के हाथ में अभी तक था। वो मेरे साथ कब्र में जाएगा। डैनी जोश में मेरा कोड इस्तेमाल कर बैठा तो रास अलमेंडा समझ जाएगा कि इसका फोन नंबर मैं डैनी को दे चुका हूं। तो मैं इसको फोन करने की जरूरत ही क्या है? वो चुकन्ना हो जाएगा। फोन नंबर से पता मालूम करो और वहां पहुंच जाओ। जरा मेरा हाथ छोड़ दो ताकि मैं नंबर कहीं लिख लूं। वीरा ने कहा, नंबर मुझे जुबानी याद नहीं रहते, लिख लेना। जरा सी देर तो यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे राहत मिल रही है। मैंने अव्वल खान को हाथ से इशारा किया और हम दोनों पंजों के बल चलते हुए जीनों की तरफ बढ़ के। हाथ छोड़ो, मैं बैठ भी जाऊंगी। मैंने जोर आजमाई की तो जख्म में तुम्हारे चीजें उठने लगेगी। मेरे कान में वीरा के अल्फाज पड़े। वो आखिर तक अपनी अदाकारी बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। तुम लेटे रहो, मैं ऊपर बाथरूम में होकर आती हूँ। चंद लम्हों के बाद वीरा की आवाज दोबारा सुनाई थी। शायद सागा ने उसका हाथ छोड़ दिया था। तहखाने में तेज कदमों की चाप गूंजने लगी। वीरा हमारे पीछे पीछे ही ऊपरी मंजिल पर पहुंची थी। उसका चेहरा दमक रहा था। शाहबाश। अव्वल खान ने उसका बाजू थाम कर बेसाख्ता सताइश लहजे में कहा, आज तुमने बर्जस्ता फैसला करके पूरी बाजी जीत ली है। तुम्हें इस पर तशद्दुद बंद कराने का ख्याल कैसे आया था? मैंने जब से उसके बारे में सुना था मुसलसल सोचे जा रही थी। वीरा हमारे साथ नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए बताने लगी, एक खूबसूरत तवाइफजादी को डंके की चोट पर अपने घर में रख लेने वाले के बारे में बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है कि वो अपनी फितरत के एतबार से आयाश तो नहीं, हुस्न प्रस्त जरूर होगा और किसी की परवाह के बगैर अपनी मनमानी करने का आदी भी होगा। ऐसे फैसले जिद्दी लोग ही करते हैं। आम आदमी तो दूसरों के रद्दअमल के बारे में सोच सोच कर ही अदमुआ हो जाता है। मान लिया कि तुम इंसानी फितरत पर बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर हो। इसके खामोश होने पर मैंने कहा, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने अपने इस तजज़िये को किस बिना पर आजमाने का फैसला किया था? तुम पहुंचे तो वो सख्त अजियत में था। इसके बावजूद उसने नजरें भर कर मेरी तरफ देखा था। ऐसी खस्ता हालत में भी उसकी हुस्न प्रस्ती बरकरार थी। जब उसने तुम दोनों के तशद्दुद के जवाब में बेलचक इनकार कर रवैया इख्तियार किया तो मैंने अपनी तरकीब आजमाने का फैसला कर लिया। करीमत हुआ कि तुमने मुझ पर कोई चिरा किए बगैर मेरी बात मान ली। इस तरह आखिर में उसे अपनी कई बातों का यकीन दिलाने में मैं कामयाब होगी। तुमने सुल्तान शाह की लाई हुई इतलात को भी इस्तेमाल कर डाला। अव्वल खान ने कहा, यह जरूरी था। मैं अपने जहन को कुरेद कुरेद कर हर वो नुक्ता इस्तेमाल कर रही थी जो उसे मुतासर कर सकता था। इन तमाम छोटी छोटी बातों ने मिलकर उसके दिमाग पर मेरी जात का ऐसा सहर तारी कर दिया कि वो कुछ सोचे समझे बगैर मेरे जाल में उलझ से चला गया। फिर अपनी इस कामयाबी पर बजा तौर पर बहुत नाज़ा थी। बरामदे से नीचे उतरकर हम तीनों रुक गए। अव्वल खान के तीनों आदमियों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। मुझे अंदाजा था कि वो तीनों कहीं न कहीं छुपे हुए होंगे और जरूरत पेश आने पर जादुई चिराग के जिन की तरह अचानक आम हो होंगे।
इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा तुमने? वीरा ने धीमे से पूछा। वो तुम्हारे साथ मंसूबे बना रहा था, हम क्या सोच सकते हैं, मैंने कहा। तुमने किसी और के सामने इन बातों को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो तेजी से बोली। वो तो अब भी कोई नहीं है, मैंने हंस कर कहा। इस वक्त यहाँ कोई और नहीं है, या हम इस दिलचस्प वाक़े पर आज़ादी से बातचीत कर सकते हैं। हमारा यह हक तो बरकरार रहने ही दो, वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अब थोड़ी सी हमदर्दी और रहम का मुस्तहिक हो गया है। वीरा बोली। चाहो तो उसे दोबारा अस्पताल भिजवा देते हैं, अव्वल खान ने बेपरवाही से कहा। हो सकता है कि वहां ऑपरेशन के बाद इसे अपनी माजूरी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैं फैसला बदलने की बात नहीं कर रही, वो बुरा समूह बनाकर बोली। सारा मसला फैसले के नफाज के तरीके का है। खुलकर कहो कि क्या कहना चाह रही हो, मैंने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा। इस जैसा तखय्युल परस्त है, किसी दर्दनाक मौत का हकदार नहीं है। इसकी मौत ऐसी सहल होनी चाहिए कि उसे खुद भी अपनी मौत का अंदाजा ना हो सके। इसने मरने से पहले भी काफी अजियत झेली है, आखिर इसे मारना क्या जरूरी है? अव्वल खान के इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। अभी तक इसका कोई बड़ा जुर्म हमारे सामने नहीं आया। हमें खामोश पाकर अव्वल खान खुद ही बोलने लगा। वो हेरोइन का स्मगलर है और इसी सिलसिले में रास अलमेंडा से इसका गठजोड़ हुआ था। शिवालों ने अमेरिकन सरमाए के बल पर जिस बेरहमी से हेरोइन को इस मुल्क में फरोख्त दिया है, इसके बाद मैं खुद ये चाहता हूं कि अब यहाँ की सारी हेरोइन समेट कर यूरोप और अमेरिका में फैलाती जाए। सागा यही कर रहा था। मारून का कातिल वो नहीं है, इसका बस एक कसूर है कि उसने डैनी पर हाथ डालने की कोशिश की। इसका जिक्र मत करो, मैंने उसकी बात काट कर कहा। वो कोई जुर्म नहीं था। रकम या सिल्वर आई के लालच में कोई भी मेरे मुकाबले में आ सकता था। इसने मुझ पर 2 नाकाम फायर किए। इसे इस जसारत की बहुत महंगी सजा मिल चुकी है। अगर तुम इसे जिंदा छोड़ना ही चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, फिर पहले इसे मारने का फैसला क्यों किया गया था? वीरा ने तेजी से सवाल किया। इस वक्त इसकी नर्म दिली और हुस्न परस्ती का इल्म नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारी नजरों में रास अलमेंडा का हर साथी मौत का हकदार है। इस पर भी यही फार्मूला लगाया गया था, लेकिन अव्वल खान की दलील बहुत वजनी है। वो रास अलमेंडा का साथ जरूर दे रहा है, मगर पाकिस्तान में हेरोइन के ज़खायर कम कर रहा था। एक अच्छा काम है। किसी को मारने के लिए मजबूत जवाज होना बहुत जरूरी है। पुराना फैसला बरकरार रहना चाहिए। वीरा ने एहतजाज किया। इसे जिंदा छोड़ा गया तो मेरा और डैनी का बदतरीन दुश्मन साबित होगा और समझ लेगा कि मैंने उसे बेवकूफ बनाकर रास अलमेंडा का फोन नंबर मालूम किया था। इसे इसी वक्त मारा या जिंदा नहीं छोड़ा जा रहा है। यह फैसला बाद में भी हो सकता है। फिलहाल हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। एक गैर आबाद मकान में इतने लोगों की मौजूदगी पड़ोसियों को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर देगी। अव्वल खान ये कहकर गाड़ी की तरफ हो लिया। गाड़ी के करीब पहुंचते ही उसका एक आदमी फिर नमूदार हुआ और अव्वल खान ने उसे हदायत दी कि कैदी को ज्यादातर बेहोश रखा जाए और मुनासिब देखभाल की जानी चाहिए और उसके किसी सवाल का जवाब न दिया जाए। हम तीनों तेजी के साथ वापसी के सफर पर रवाना हो गए।